मैं बस द्वारा वहाँ महेंद्र पुल से हल्लन चौक लौट आया हूँ और आप देखिए हर दुकान पे आगे पूजा किस तरह से की गई है। फल इत्यादि लगा के गेरू से रंग के, और ये देखिए अंदर तक पूरा रास्ता बनाया है कि लक्ष्मी जी बाहर आए तो यहाँ से ऐसे ऐसे रंगोली के पाथ को फॉलो करती हुई अंदर पहुँच जाए। लक्ष्मी पूजा हो रही है, सायंकाल हो गया है और उधर वो देसी भाइयों का अपना रामायलोक चल ही रहा है। रामायलोक शब्द का अर्थ एक इंग्लिश में लिखा था फन, एक जगह, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। वैसे मैं रमणीय या मन रमने वाली बात समझता हूँ, जिसमें मन आपका रम रहा हो। यहाँ पे फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। 3 नवंबर को जो पश्चिमी नेपाल में भूकंप आया था वो उसके लिए फंड रेजिंग भी कर रहे हैं इस देवसी भाइलों के माध्यम से। सड़क पर नंगे पाँव आसान नहीं है। पोखरा और विदेशी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो ठीक है। ये एक सज्जन ऐसे ही ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला ट्रेन चलता हूँ आगे कहीं और। एक शब्द बताना चाहूँगा, ये जो अक्षर है ना, ये वाला, ये चीन का प्रतीक है, इतना मुझे मालूम है। मैंने इनसे कहा कि मुझे चटपट खिलाइए, कम से कम कितने का खिलाएंगे? बोले 60 रुपए का। मैं कहा खा लेंगे 60 का तो हम कैसे भोजन करेंगे? फिर अंत में मैंने एक तलाशा इसमें, तब बहनी ने बताया कि जी समोसा खा लीजिए। हमने कहा वो तो तीखा होगा, तीखा होगा, तो मैंने फिर अभी जेरी खाने के लिए सोचा। ये लो भैया 30 रुपये आपने काटो, और बहनी एक जेरी निकाल के दे दीजिए अपने हाथ से। धन्यवाद। भाई ठीक है, मैं खा रहा हूँ जेरी। जेरी यानी जलेबी, जलेबी यानी इमरती। आकाश में आप देख रहे हैं बगुले उड़ रहे हैं। 2 खास जगहें मैंने देखी हैं। ये ताल, मैंने फेवा ताल के बगल की जगह है। यहाँ पे सफ़ेद बगुले बहुत हैं, शायद मछली खाने आते हों, और ये रात में उड़ते रहते हैं। और एकदम विचित्र बात है, काठमांडू कभी जाइए तो रॉयल पैलेस सब तो म्यूज़ियम बन गया है, वही जहाँ पर राजा बीरेंद्र के सपरिवार हत्या हुई थी। वहाँ पे शाम को कौवे बहुत इकट्ठे होते हैं और रात में भी आवाज़ करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कौवों का प्रेतों से क्या संबंध होगा या पितरों से, बट अजीब है ये, मैं भूलता नहीं हूँ। ये रात में इतने बगुले क्यों उड़ा करते हैं इस जगह पे, समझ में नहीं आता मेरे। दिन में मैंने चमगादड़ों को उड़ना देखा और रात में बगुलों को उड़ना देख रहा हूँ। इसी पेड़ पर इनका बसेरा है और इसके अगल बगल उड़ा करते हैं। बस इतने 100-200 मीटर के अंदर उड़ के वापस आते हैं। एक अजीब सा रहस्य, मैंने और कहीं भी इस तरह से बगुलों को रात में उड़ते नहीं देखा है। यो क्यों दही आम हो? मैंगो आँप हो जस्तो कहाँबाट आएको यो आम? यो बाहिरबाट। ए कति हो एउटाको? किलोको 450, एउटाको त्यही 180 150 जति पर्छ। ए सस्तोमा, स्याउ स्याउ छ नि। स्याउ कति हो एउटा? किलोको एउटा मात्र है? 50 40 60। ए त्यो 50 को दिने हो? अले ये कति हो? 40 हो? दाग लगेको पेटीका चाप हो, अर्को लानु। लिन ल पेटीको त छ, तर 1 दिन 2 दिन पछि त्यो सड्छ, त्यसलाई मैले तो मुझे स्याउ लेना, स्याउ होने से और ठीक मिल नहीं रहा बिना दाग वाला। चलो बिना दाग का
यो कति हो 50 40 यो दाग है दूसरा ला ठीक। तो मैंने 40 रुपए में एक सेब ले लिया। और आम, ये तो बहुत महंगा आम, यानी आम ये कहाँ का है? ये हाँ। थाईलैंड। थाईलैंड का, इसीलिए। और आप कहाँ के हैं? आप इंडिया का। अरे इंडिया में कौन जाता हूँ? बिहार। यार ऐसे ना बताओ, ठाव का नाम बताओ सीधे सीधे, हमको समझ बिहारी जिला। है। मोतिहारी जिले का। ये बताइए ये भी कितने में ले लेंगे? एक का आपको 100 रुपये। एक आप ये स्याऊ सस्ता और अमरूद महंगा? भाई 380 रुपये किलो। जाने दीजिए, तो ये ले लेते हैं, ठीक है। और आपको मैं पैसे ये लीजिए, मिला के अरे नहीं, छोड़िए एक खाएंगे बहुत है, खुश रहेंगे। ये लीजिए, 2 तो सब नहीं ले लेंगे, लीजिए पहले ये 10 रुपया मुझे दे दीजिए। देखा मैं कितना कंजूस हूँ, रहना चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है, बहुत दिन तक जीना है पेंशन में। आप जानते ही, जहाँ भी जाता हूँ आग खा लेता हूँ, आग वाला पान। ये बनारसी नाम से है, तो मैं बनारसी पान खाऊंगा, आग वाला। अभी तैयार कर रहे हैं। ये तो बीरगंज के रहने वाले हैं और मैं असली वाला बनारसी हूँ, तो मुझे तो बनारसी पान खाना ही खाना है ना। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अब ये मेरे मुंह में आग लगा देंगे, लगा दें, लेकिन मैं डरता थोड़े ही हूँ। लिया हुआ हमरे हो रही। हाँ, जय भगवान। हाँ, देखना पड़ता दोस्त। आप जानते हैं यहाँ भी शाम को एक चीज़ तो बढ़ी जाती है, मद्यपान। लेकिन यहाँ पुलिस मद्यपान को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, बता दे रहा हूँ। काठमांडू में मैंने देखा, यहाँ तो नहीं देखा, देहात नहीं है, लेकिन काठमांडू में मैंने देखा कि अगर आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल से भी हैं या टैक्सी से हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा, अपना मुंह नाक आपके मुंह के पास ले जाएगा और आपसे बात करेगा। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, नेपाली में से पूछेगा। उनका ब्रेथ एनालाइज़र यही है, इतना ही से उनको समझ में आ जाता है कि गंध कैसी है और क्या है। और अगर पी के चला रहे हैं तो बाकायदा यहाँ पे बख्शते नहीं है इस मामले में। अच्छा है। और ये दृष्टि बाधित लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ तो अवश्य देना चाहिए ना। पोखरा अपने स्पा सेंटर्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर्स और मसाज पार्लर्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ 2 बहुत विशेष तरह के मसाज पार्लर हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो है मूक बधिर लोगों द्वारा संचालित, डेफ एंड डम्ब लोग। तो उनसे एक बार मुझे मसाज कराने का अवसर मिला। एक संस्था चलाती है इसे, और ख़ास बात यह है कि आप उन्हें निर्देशित तो नहीं कर सकते मैश्योर को कि वो क्या करे, वो आपकी बात तो सुन ही नहीं रहा। तो वो अपने इंट्यूशन से आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को समझते हुए उस हिसाब से मसाज करता है। और इसी प्रकार है एक अंध यानी दृष्टि बाधित लोगों द्वारा संचालित मसाज पार्लर भी किया हुआ है। वो ये हेल्पिंग हैंड हैंडीक्राफ्ट्स, मुझे नहीं मालूम पीछे वाले सज्जन, हाँ मालिक तो वही लग रहे हैं। जाकर उनसे नमस्ते कर लेता हूँ, एक बार मिल ही लेता हूँ। मिलने में क्या जाता है, अरे मतलब थोड़ा बहुत डांट वांट देंगे मान लीजिए, तो वापस भी हो लेंगे। नमस्ते दाई, आप वही हैं जिनका वो मसाज वाला भी चलता है? नहीं, अभी नहीं। अब नहीं है, बंद कर दिया, क्यों, क्या हुआ? हमने कोविड से पहले बंद किया। अरे फिर उसका रीस्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी उनसे वीविंग तो कराते हैं डम्ब एंड डेफ से, जैसे पहले कराते थे? वो भी नहीं। हाँ, अभी उसका अभी थोड़ा सुई पड़ेगा। ये चलिए समझ लीजिए, मैं तब आपसे मिला था, भेंटा था। आप तो मुझे नहीं पहचान पाए होंगे, लेकिन बात तो बहुत लोगों से मिलते हैं। लेकिन तब आप वीविंग कराते थे, एक बार आपने वहाँ भेजा भी था। और ये भी बोला था इंडियंस को वहाँ नहीं भेजते हैं, लेकिन मुझे आपने पठाया था। हाँ, वो जहाँ मसाज पार्लर था, अद्भुत अनुभव था, इसलिए मुझे याद पड़ा। इतने साल, मैं भी कोविड के बाद पहली बार ही आ रहा हूँ। कहाँ से है सर? मैं बनारस से हूँ, लखनऊ में रहता हूँ अब तो। ठीक है, अब तो यही व्लॉगिंग करता हूँ। लेकिन आपने तब सारी घटनाएं बताई थी कि जीवन में आपकी पत्नी अचानक चली गई थी और डॉक्टर्स की लापरवाही से। उसके बाद आपको जीवन का उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा था, यही ना? मुझे याद है, सही बातें, हाँ या ना? यही था ना?
और उसके बाद आपने ये हेल्पिंग हैंड नाम की संस्था शुरू की थी, वो तो खैर चलिए दोबारा शुरू करेंगे वो मसाज वाला या दोबारा नहीं। क्यों, कोई खास अनुभव गड़बड़ हो गया या? नहीं, अभी हमने जिसको खड़ा करना था वो खड़ा हो गया जी, वो अपने आप सेल्फ सस्टेन। सेल्फ सस्टेन हो गया। हमारा मकसद वही था, वो पूरा। अच्छा, दूसरा जल्दी शुरू करेंगे, क्या? कुछ ऐसा ही करेंगे जिसका समाज में उसका अच्छा प्रभाव हो, तो उसकी वजह से समाज थोड़ा सोचे कि हम भी कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए। दूसरे के लिए, बस इतना है। और हम अभी ये करेंगे वो करेंगे पता नहीं, करेंगे जरूर। देखिए, ये तो मुझे आपका नेचर और मिट्टी पता है कि आप करेंगे ज़रूर, ये तो पता है। क्या करेंगे मैं अगली बार जब फिर कभी घूमते आऊँगा तो फिर पूछूंगा कि क्या करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, एक उसके पास ही नहीं इधर ही कहीं वो ब्लाइंड लोगों का भी मसाज पार्लर था, वो चल रहा है, वो भी बंद हो गया? हाँ, वो अभी उधर उसी साइड में चल। अच्छा, उस साइड में गली में इधर चला गया? हाँ, गली में नहीं, हाँ। रोड पे आ गया है। रोड पे ही है? नहीं तो पहले तो इसी साइड था ना, आपके ऊपर ही लगता था बाएं दाएं। हाँ, नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, वो स्ट्रीट नंबर 5 है। स्ट्रीट नंबर 5 में चला गया, तो वो भी खैर उन लोगों के द्वारा चल रहा है। ठीक है, ये एक दो चीज़ें ऐसी अच्छी याद रह गई पोखरा की, इसलिए मैंने सोचा कि उससे मैं खोज के मिलूं, क्योंकि बाकी सब जो लोग जो आते हैं व्लॉगिंग करते हैं वो उल्टा सीधा ही मसाज पार्लर और डांस बार और कैसीनो ही बता के जाते हैं। वो ये नहीं बताते कि पोखरा में ऐसे सुंदर सोच वाले लोग भी हैं, इसलिए मैं आया आपको मिलने। प्रणाम। आपका शुभ नाम दाई भूल गया? दिनेश कुमार था। दिनेश थापा जी। कब तक गया? नहीं, मैं तो बोल ही जान छूँ बनी भाई टीका लगाने लगाने लाई। हाँ, चितवन जान चुके ત્યાં बोली नस्किन छूँ, जाके मनकामना रुकूंगा रात में, फिर वहाँ से अगले दिन चितवन जाऊँगा, फिर वहाँ से काठमांडू होते हुए चला जाए। कब वापस आएंगे? फिर काठमांडू होके तो अभी तो इंडिया ही जाएंगे, फिर देखिए जय जयले पानी। आप 15 दिन के बाद आइए, हम आपको सरप्राइज देंगे। अरे वाह, बहुत बहुत ये खुशी की बात भी, बहुत अच्छा लगा थापा जी। प्रणाम। मिले आप 15 दिन के बाद आइए अगर, तो कोई अच्छे प्लान के साथ। देखिए, हाँ, जीवन में अगर कुछ दुर्घटना हो जाए तो ये आप पर है कि आप उसे नेगेटिवली लें या पॉजिटिवली लें। तो ये नेगेटिव, ये इन्होंने ऐसे लिया। नमस्ते भाई। पाने के लिए सम्मान देना भी होता है। हाँ, ये व्यंजन रेस्टोरेंट है, इसी का वो एक अभियान रहा है, संभवतः इसी का। यस, अभी भी है। नो लेक, नो मोर लेक साइड, सेव फेवा लेक। इसको ये चिंता है इस व्यंजन रेस्टोरेंट को कि आप ऐसा ना कर दें कॉमर्शियलाइजेशन के चक्कर में कि लेक ही ख़त्म हो जाए। लेक का अगर इंक्रूचमेंट ज़रा ज़्यादा हो गया, जो कि लग रहा है कि हो रहा है। 20 साल पहले से आज लेक छोटी दिखती है, तब वो अनंत दिखती थी उसी होटल की छत से। सचमुच में लेक के किनारे आ गया हूँ। रात का वक्त है, ये पेवमेंट बहुत सुंदर बना हुआ और इधर आगे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लोग चले जा रहे हैं। और तब तक, और ये सामने सरंगकोट है ऊपर, अगर आप ऊपर अंधेरे में पता नहीं कितना समझ में आता होगा, दिन में दिखा देंगे। ये सामने लेक है और सबसे ज्योतिषी जी यार, इनके सवाल क्या क्या है वो देखिए। अच्छा, तालवाराही रख काशी विश्वनाथ, तो काशी विश्वनाथ से तो मैं ही आया हूँ। ज्योतिष सेवा है, ग्रह शांति, लव मैरिज के बारे में विशेषज्ञ हैं। तो इस प्रकार उन्हें ज्योतिषी जी को अच्छा मौका मिलता है। विदेश यात्रा है देखते हैं और लव मैरिज देखते हैं, तो यूथ को टारगेट करने का अच्छा तरीका। मैं भी छोटा मोटा ज्योतिषी हूँ, लेकिन हाँ, विदेश यात्रा वाली लाइन मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन ये तो बाकायदा कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया ये भी बता देंगे, मैं ना बता पाऊँगा भाई। और लव मैरिज के बारे में लोगों के, युवाओं के प्रश्न रहते ही हैं
कि जिससे मैं प्यार करता या करती हूँ वो मुझसे करता है कि धोखा दे देगा या दे देगी। तो ये सब अपना सुलझाएंगे। उसके लिए ग्रह शांति कराने अभी देखने की भी फीस होगी, फिर ग्रह शांति को उपाय बताएंगे और उन उपायों को करवाने की फीस अलग होगी। आदमी अपनी इच्छाओं के पीछे ऐसे ही दौड़ता है और फिर उम्मीद करता है कि वो इच्छाएं कोई आके पूरा कर देगा, कोई रास्ता बता देगा। अपने अपने पैशन, अपने अपने शौक, अपनी अपनी दौड़, बस। आपको बताना चाहूँगा कि 3 दशक पहले इस हलन चौक के और उत्तर दिशा में, यानी ये दिशा जिधर मैं चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं था। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं था। और भैंसें हुआ करती थी इनफैक्ट इधर इस लेक साइड में। और 2 दशक पहले आप समझिए इधर कोई एटीएम तक नहीं था। और लेक साइड नियम है, यहाँ कानून बना हुआ कि लेक से 200 मीटर के भीतर कोई पक्का निर्माण नहीं किया जाए। तो आप देख रहे हैं उसका आड़ लेते हुए शैक्स बन गए, सारे कच्चे निर्माण। बात तो वही है, ये विकास भी है लेकिन भविष्य के लिए चेतावनी भी है। मैं खुद देख रहा हूँ कि 2 दशकों में ये लेक कितनी सिकुड़ी है। ये यहाँ की पर्यटकीय राजधानी है। अब वैसे फिर भी मैं कहूँगा कि साफ़ सफाई बहुत है, कोई हल्ला गुल्ला या कोई वो सब नहीं है। लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों की आदत भी है। यहाँ बच्चों के लिए रोलर स्केटिंग रिंक भी है, अच्छी बात है। बचपन में मैं भी सीखना चाहता था, सुना था मसूरी में था और नहीं सीख पाया। और इस उम्र में सीखने को कोई मतलब नहीं है। फन पार्क में हम आ गए। इनका नारा है कि आप आकाश में ही खाइए और आकाश में ही रमाइए। रमाइए शब्द तो समझते ही होंगे आप। ये कलाकार लोग इस अपनी चार्टर्ड बस में बैठ के जा रहे हैं। ये बस में बैठ के अपना जा रहे हैं। डेरा डंडा सब उखाड़ लिया इन लोगों ने, पैसे कैसे इकट्ठा कर लिए ये। और ये इनकी बस है, चार्टर्ड बस अपनी, इसमें लेके जा रहे हैं। आज का तो कार्यक्रम खत्म हुआ, कल ये किसी और स्थल पर करेंगे, ऐसे ही करेंगे।